जय हिंद दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया आज से एक दिन पहले, इजराइल यहाँ पर रिवेंज लेने की बात कर रहा है। इजराइल यहाँ पर यह भी कह रहा है कि हम लोग ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेंगे, और इस बात पर चर्चा इजराइल में तो चल ही रहा है, लेकिन इस बात को लेकर पूरे वर्ल्ड पर आज के टाइम में पूरे विश्व का जो फोकस है वो आज के टाइम में इजराइल और ईरान वॉर में है। बल्कि आपको बता दें कि साइड में आपका इजराइल हमास वॉर भी चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर भी चल रहा है, लेकिन आज के टाइम में पूरी दुनिया का जो फोकस है ईरान और इजराइल वॉर के बीच में चल रहा है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निकलता है कि कैसे यहाँ पर ईरान और इजराइल दोनों की जो मिलिट्री है कितनी सुपीरियर है, या ईरान की हम बात कर रहे हैं चाहे इजराइल की बात कर रहे हो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में यहाँ पर किसकी मिलिट्री पावर, किसकी एयर, किसकी नेवी, किसकी लैंड में पावर ज्यादा है। और एक चीज हम यहाँ बात करेंगे इसके बियॉन्ड कि इन सब के बावजूद भी इनके पास में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है छोटी सेना भी बड़ी सेना को मात दे चुकी है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली एनालिसिस करने वाले कि कैसे यहाँ पर ईरान और इजराइल की जो मिलिट्री पावर है दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ सकती। अगर हम बात करें ईरान के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले एक्टिव ड्यूटी जो पर्सनल है ईरान की वो 5,80,000 के अराउंड है, और जो रिजर्व पर्सनल की हम जो बात करते हैं जिसमें चाइना आज के टाइम में रिजर्व पर्सनल सबसे आगे है, फर्स्ट में है, उसमें आज के टाइम में ईरान के पास में 2 लाख है, और इस 2 लाख में ट्रेडिशनल आर्मी भी है, और इसी 2 लाख में IRGC फोर्सेस भी है, मींस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, जिसके रिसेंटली लीडर यहाँ पर रेजा जहीदी, जिनको यहाँ पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक के दौरान सीरिया के दमस्कस में कॉन्सुलेट्स में अटैक करके मार दिया गया था। और यही RGC जो है बेसिकली कहा जाता है कि इसके पास लगभग 125 लाख के अराउंड जो फोर्सेस है वो IRGC की फोर्सेस है, जिसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया के बाहर अपने ऑपरेशंस को चलाना, इंडिया के बाहर अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना। लेकिन वही हम दूसरी तरफ हम बात करें इजराइल को लेकर, इजराइल की यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके से है। देखिए, ईरान के कंपैरिजन में इजराइल की जो आर्मी है वो तो कम है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं इजराइल की जो मिलिट्री बजट है ईरान के कंपैरिजन में ये 2.5 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि मिलिट्री बजट इजराइल का 24.4 बिलियन है, और इसी जस्ट आप ईरान का देखेंगे तो 10 बिलियन के अराउंड है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास में सबसे स्ट्रॉन्ग इनके पास में न्यूक्लियर ट्राइड है, या इन शॉर्ट हम ये कहें इजराइल के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन ये बात जो है ना ऑफिशियली इजराइल डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, और इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने बनाया था आज से एक दिन पहले, परसों की बात, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ईरान 1950 के टाइम से ही 50-60 के टाइम से ही इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और कहा यह जाता है कि 1980s तक आते आते इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स वो तैयार कर चुका था। तो ये सबसे बड़ा डेटरेंट क्रिएट कर सकता है ईरान के लिए। लेकिन ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है जो इजराइल के लिए कंसर्न्स की बात हो सकती है। इसके बियॉन्ड बात करें तो इजराइल के पास में ईरान के पास में 3H है। 3H मींस ईरान के पास में इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो बेसिकली डिफरेंट इराक, सीरिया, लेबनान जैसे देश में वहां पर इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल की यमन में होथीस है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, आपको यहाँ पर गजा में हमास मिल जाएगा। तो 3H जो है ईरान की तरफ में एज ए प्रॉक्सी ग्रुप के तौर पे इजराइल के अगेंस्ट काम करते हैं। ये भी ईरान की कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ ही है। लेकिन हम बात करें दोनों के आर्सेनल के बारे में, चाहे लैंड हो, आर्मी नेवी हो, चाहे एयर हो, ईरान के पास में स्पीड बोट से फ्लीट ऑफ स्पीड बोट्स, स्मॉल सबमरीन्स, और ईरान की सबसे स्ट्रॉन्ग जो मिसाइल्स है वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है कहा जाता है इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की रेंज है, और इस 2000 किलोमीटर की रेंज में ईरान इजिली इजराइल को कवर कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो ईरान आज के टाइम में लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है डोमेस्टिकली। और ईरान के पास में सबसे बड़ा हथियार क्या है, रिसेंटली ईरान ने यह भी कहा था कि पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों की जो पासिंग है, यहाँ से एनर्जी की जो सप्लाई होती है, टैंकर्स गुजरते हैं, इस टैंकर्स को यहाँ पर रोका जा सकता है। यहाँ पर इजराइल ने ये बार बार ये कहा था कि पर्शियन गल्फ का जो रीजन है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर जो ट्रेड रूट्स है ये ईरान कभी भी इसे रोक सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें ओनली वेस्टर्न कंट्रीज और या फिर इजराइल के इंटरेस्ट जुड़े हैं, यहाँ से इंडिया के भी इंटरेस्ट है, चाइना के भी इंटरेस्ट यहाँ से है। इसलिए फिलहाल अभी ईरान इसको रोकने को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं होता है। लेकिन हम बात करें दोनों देश के बीच में लैंड पावर को लेकर, अब रियलिटी में कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। ये ईरान का है, ये इजराइल का है। टैंक्स की बात करें तो दोनों के कंपैरिजन में जो टैंक्स हैं
वो ईरान के पास में ज्यादा है। इजराइल के पास में 1370 है। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो ईरान के पास में ज्यादा है 65,765। वही इजराइल की बात करें 433,407 इजराइल के पास में। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इनके पास है 580 और 650 इनके पास में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टावर्ड आर्टिलरी की बात करें तो ये ईरान के पास में सबसे ज्यादा है। पूरे वेस्ट एशिया की बात करें ना तो इनके पास में सबसे ज्यादा है। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो ईरान के पास सबसे ज्यादा है। वही हम एयर पावर की बात करें तो दोनों देश के बीच में टोटल जो एयरक्राफ्ट है वो 500, जो ईरान है इनके पास में 551 है। इजराइल के पास में थोड़े बहुत ज्यादा है, ज्यादा गैप नहीं है। फाइटर जेट में भी ज्यादा गैप नहीं है। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट में भी ज्यादा गैप नहीं है, 3923। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ईरान ज्यादा है। ट्रेनर में आप देखेंगे दोनों में ज्यादा गैप नहीं है। स्पेशल मिशन में ईरान इजराइल के पास में बेनिफिट है। एरियल टैंकर्स 714, हेलीकॉप्टर्स 129, 146, अटैक हेलीकॉप्टर्स 13 और 48 इजराइल के पास में। नेवल पावर की बात करें, क्योंकि नेवल पावर के बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है खासकर पूरे वेस्ट एशिया में, चाहे पर्शियन गल्फ की बात करें या फिर हम रेड सी की बात करें तो फ्लीट स्ट्रेंथ के मामले में ईरान जो है 101 में सबसे ज्यादा है। एयरक्राफ्ट हेलोकैरियर ये दोनों के पास में नहीं है। सबमरीन्स की बात करें तो दोनों के पास में है, लेकिन ईरान के पास में 19 है। डिस्ट्रॉयर्स किन्हीं के पास नहीं है, लेकिन कॉर्वेट फ्रिगेट्स दोनों के पास में है। लेकिन हाँ, फ्रिगेट्स की बात करें तो ईरान के पास ओनली है, इजराइल के पास नहीं है। देखिए जो जहाज होती है ना, शिप, कॉर्वेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, ये ना आपस में भाई है। बस कॉर्वेट छोटा भाई है, फ्रिगेट्स बीच का भाई है और डिस्ट्रॉयर्स बड़ा भाई होता है। तो हमारे पास में डिस्ट्रॉय इंडिया के पास में है, लेकिन ईरान इजराइल दोनों के पास में नहीं है। फ्रिगेट्स ओनली ईरान के पास में है। कॉर्वेट जो है छोटा जहाज जिसे कह सकते हैं, ये इजराइल के पास में 7 है और ईरान के पास में 3 है। पेट्रोल वेसल्स देखा जाए तो ईरान के पास में 21 और इजराइल 45 है। माइन वॉरफेयर देखा जाए तो ईरान के पास में 1 है, इनके पास में 0 है। तो ओवरऑल हम अगर ये एनालिसिस करें कि दोनों के पास में मिलिट्री वेपन्स देखे, एयर लैंड, चाहे हम नेवी की देखें, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज नंबर्स में, क्वांटिटी में ईरान को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिली है, जितने भी फिलहाल अभी आपको हम स्लाइड दिखाए। लेकिन थोड़ा हम एक्सपीरियंस जाए, थोड़ा हम पास्ट रिकॉर्ड देखे। इजराइल के पास में रिकॉर्ड है कि इजराइल एक टाइम में लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारे तमाम कंट्रीज के साथ में एक साथ फाइट किया है। और यहाँ पर अगर आपको याद हो 1967 का जो बेसिकली 6 डेज वॉर, ये इजराइल ने जीता था। इजराइल के पास में एक्सपीरियंस है, इजराइल के पास में आज के टाइम में एक्सपर्टीज है, इजराइल के टाइम में आज के पास में टेक्नोलॉजी है। आपको पता होना चाहिए दोनों देश के बीच में शैडो वॉर चलता रहता है। शैडो वॉर में बेसिकली क्या होता है, इजराइल इराक में साइबर अटैक करता रहता है, इवन ईरान में, और ईरान भी कहीं ना कहीं प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इजराइल के ऊपर फिजिकल अटैक करता है। टेक के मामले में इजराइल आगे है, सबसे आगे। पेगासस स्पाईवेयर का आई होप कि अब नाम सुना होगा। ये स्पाईवेयर इंडिया तक भी इसकी गूंज चली थी, इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आई होप कि आपने नाम सुना होगा। इजराइल ही वो देश है जहां से ये स्पाईवेयर जिसका निर्माण किया गया है। इजराइल आज के टाइम में ना टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान से ज्यादा ही सुपीरियर है। इनके पास में भले क्वांटिटी कम है, लेकिन इनकी आर्मीज में क्वालिटी है। इनकी खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटेलिजेंस एजेंसी में इनका नाम आता है। लेकिन थोड़ा हम झलक हम डाले खासकर ईरान के ऊपर में। ईरान आज के टाइम में ना एक लंबे टाइम से वैसे आपको बताना चाहते हैं, 1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद में जब IRGC बनाया गया, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, इसके बाद ईरान जो है उसे पता है कि डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि अपना एक प्रॉक्सी ग्रुप्स तैयार करो, और इसको लेकर 3H बनाया था, हौतीस, हमास और हिजबुल्लाह। इसके जरिए यानी कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इसे ही कहा जा रहा है, जहां पर सीरिया हो, लेबनान हो, यमन हो, गजा हो, यहाँ पर इन्होंने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस तैयार कर रखा हुआ है। मींस यहाँ पे एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री, एक पावर होती है जो बेसिकली एरिया लेबनान, सीरिया ये सबसे बिलोंग करती है, और जिसका मेन मकसद होता है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज या USA कहे इन शॉर्ट, इनके इंपेरियलिज्म को कम करना और इनकी हेगेमनी को कम करना। लेकिन एक सवाल ना आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ईरान खासकर जिनके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हैं, US बराबर सैंक्शन इनके ऊपर लगाता है, इसके बावजूद भी इनके पास में क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी जो गन्स है, ये कहां से आए हैं? आपको बताना चाहते हैं, जब 1980s के टाइम में जब ईरान का 8 ईयर वॉर चल रहा था इराक के साथ में, इसके जस्ट बाद में कुछ ही देश थे जो ईरान को वेपन्स सेल करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन उस टाइम में जब 1989 के टाइम में जब आयतुल्लाह खामनी जो ईरान के सुपीरियर लीडर बनते हैं, इसके बाद में इन्होंने कमीशन किया एक गार्ड, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि आप डोमेस्टिक वेपन्स इंडस्ट्री को डेवलप करो, ताकि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर न होना पड़े, खासकर किसी फॉरेन पावर्स के ऊपर में डिफेंस डील या डिफेंस जो नीड्स है इसको लेकर। क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान और US दोनों पक्के मित्र ही थे और अच्छे वाले मित्र, और दोनों के टाइम में ना उस टाइम में US ईरान को भारी मात्रा में एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करता था। उसमें से कुछ जो एयरक्राफ्ट जैसे F4 फैंटम्स जो है USA का, आज के टाइम में भी ईरान के पास में है। इसके अलावा हम बात
बात करें तो ईरान ओनली उस देश से मिसाइल्स इक्विपमेंट इंपोर्ट करवाता है जिनके ऊपर ऑलरेडी यूएस सैंक्शन लगा चुका है। फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया कुछ मामले में ईरान को एक्सपोर्ट करता है मिसाइल्स हो चाहे अदर इक्विपमेंट्स क्यों ना हो। लेकिन भारी मात्रा में आज के टाइम में ईरान सेल्फ डिपेंडेंट है। जितने भी डोमेस्टिक वेपन्स इंडस्ट्री है ये आज के टाइम में इतने सक्षम है कि वहां पर मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं। जिनमें से शाहिद, अगर आप नाम सुनो, शाहिद 1, 2 इनके पास में आज ईरान के पास में आज। और वही ईरान इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में ब्रह्मोस 1 है, ब्रह्मोस 2 की हम लोग वेट ही कर रहे हैं फिलहाल अभी। लेकिन ईरान इस मामले में कहीं ना कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन ना इस पूरे वॉर सिनेरियो में यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है ये एक लंबे टाइम से देखा जा रहा है। यूएस किस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होता है, और इजराइल कहने पर ही यूएस ने खासकर IRGC ईरान का जो ग्रुप है इसे एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर चुका है। लेकिन यूएस की तरफ से ऑफिशियली इसे किसी ने नहीं किया। लेकिन हाँ, रिसेंटली यहाँ पर इजराइल ने ये डिमांड किया था कि IRGC को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए। और खासकर यूएस का इन्वॉल्वमेंट जो है ना ये पूरे वेस्ट एशिया में एक प्रिकेरियस सिचुएशंस क्रिएट करता है यहाँ पर, क्योंकि बिना यूएस के इन्वॉल्वमेंट के जो वेस्ट एशिया है ना ये थोड़ी सी शांति बन सकती थी। लेकिन इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पूरे वेस्ट एशिया में एक वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट की हुई है आज के टाइम में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएस एक लंबे टाइम से ये चाहता है कि वेपन्स को बेचना, दूसरे देश वॉर में इन्वॉल्व रहे ताकि उनकी जो वेपन्स फैक्ट्री है अच्छी चलती रहे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा इजराइल के टाइम में अब इजराइल को ये नसीहत दे रहा है यूएस कि अभी फिलहाल रुक जाओ, सही टाइम नहीं है, आप रिटेलिएट मत करो। आपके साथ में हम आयरन क्लेड स्टोन बनकर हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप ईरान के ऊपर में रिटेलिएट मत करना। मतलब ये आज के टाइम में यूएस इजराइल को कह रहा है, जबकि ईरान ने डायरेक्ट अटैक इजराइल के ऊपर किया उसके बाद भी। इसके पीछे सिंगल एक रीजन है यूएस के इलेक्शंस। इस इलेक्शंस में ट्रम्प को एक बहुत बड़ा एक एज मिल रहा है कि इसमें यूएस के प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनको टारगेट करने का मौका मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी जो अटैक है जो ईरान ने किया इजराइल के ऊपर में, इसके पीछे जिम्मेवार जो बाइडेन है, डायरेक्ट ट्रम्प ये कहते हैं। इवन कि यहाँ पर जितने यूरोपियन कंट्री है यूएस समेत ये भी इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन इनका भी ये कहना है कि सही टाइम अभी नहीं है। आपके लिए फिलहाल अभी ये करना है कि इजराइल में जो हमास के अंडर में जो हॉस्टेजेस जो अभी फिलहाल है इनको आप यहाँ से छुड़ाने का काम करो। दूसरी बात, और आप फोकस करो फिलहाल अभी गाजा की हमास के ऊपर में, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने भी ये थ्रेट दिया कि अगर इजराइल फिर से अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, तो यहाँ पर इजराइल ऐसे वेपन्स को यूज कर सकता है जो आज तक यूज नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ईरान थ्रेटन्स टू डिप्लॉय वेपन्स नेवर यूज बिफोर इफ इजराइल रिटेलिएट। लेकिन वही दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बात निकल के आ रही कि इजराइल जो मिलिट्री चीफ है इन्होंने ये प्लेस किया, ये शपथ ली है कि ये ईरान को रिस्पॉन्स करेगा। और इसके लिए इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि हम लोग यूएस ईरान के ऊपर में न्यूक्लियर साइट्स में अटैक कर सकते हैं, जिसको लेकर यूएन कंसर्न है। और न्यूक्लियर साइट्स में अटैक को लेकर हमने एक पहले वीडियो बनाया था, आज से एक दिन पहले की बात है, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहां प्रॉपर तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने ये बताया कि इजराइल क्यों अटैक कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर में। और इजराइल के और ईरान के दोनों न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल डिस्कशन है, आप जरूर इसमें जाकर देखिए। तो आज के टाइम में ना यूएस और इजराइल देखा जाए ना दूसरी तरफ, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक होना और इजराइल बर्दाश्त कर लेना आज दूसरा दिन होने वाला है। इजराइल का ये नेचर कभी रहा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी सिचुएशन से इसको देखते हुए यहाँ पर यूएस और इजराइल दोनों यहाँ पर ईरान के साथ में डायरेक्ट वॉर नहीं चाह रहे हैं। ये कल का आर्टिकल से 15 अप्रैल का, जहां पर दोनों देश कंसर्न है कि ईरान के साथ में डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होना ये दोनों देश आज के टाइम में नहीं चाह रहे, क्योंकि आज के टाइम में ना बेंजामिन नेतन्याहू अंडर प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि जो एलाइज हैं, एलाइज में इनके पास में यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, यूके जैसे देश, यूएस, ये लोग कहीं न कहीं इनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप फिलहाल फोकस करो हमास के ऊपर में और हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए सही नहीं है। और यूएस कंसर्न इसलिए क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं। लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है ना पूरे स्टॉक मार्केट में, गोल्ड के प्राइसेस, क्रूड ऑयल को लेकर यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा ये आज निफ्टी का डेटा है, जहां पर जो निफ्टी के जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं -613 ये आपका नीचे डाउनफॉल हुआ, ग्राफ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे गया है। वहीं सेंसेक्स की बात करें, इसमें भी आप देख सकते हैं -2280 जो है वो नीचे खिसका है। वहीं दूसरी तरफ जो गोल्ड के, जो सोने के जो प्राइसेस हैं ये भी आए हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके इमेज में 75,605 ये समथिंग, ये जो प्राइस है ये बढ़े 10 ग्राम के। और इसी के इम्पैक्ट जो है ना ये इंडियन रुपीज पे पड़ा है। इंडियन रुपीज का जो वैल्यू है वो डाउन हुई है, ज्यादा डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ पैसे डाउन हुए, वैल्यू कम हुई है। 83.53 आज के टाइम में $1 का रुपए के बराबर है। और ये यहाँ पर ग्राफ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्राफ ऊपर गया है। तो फाइनली एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि रिसेंटली यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यहाँ पर रिलीज किया गया, जिसमें IIT बॉम्बे ग्लोबल रैंकिंग इन इंजीनियरिंग में इनको कितनी रैंक मिली है, 30, 45, 57, 64। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन
सेक्शंस में। और आप क्या सोचते हैं ईरान इजराइल के मिलिट्री पावर को लेकर? क्या क्वांटिटी मैटर करता है या क्वालिटी मैटर करता है, या एक्सपीरियंस मैटर करता है या फिर टेक्नोलॉजी मैटर करता है? आप कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।